नमस्कार। आज हमारे साथ चर्चा पे कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं। आपने उदय प्रताप कॉलेज से बीएससी किया, एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बीएचयू से किया। उसके बाद पीएचडी करने के लिए आप जेएनयू गए और वहीं से जेएनयू से आपने पीएचडी को पूरा किया। बीच में सन 2016 में आपको बहुत ही प्रेस्टिजियस एक फेलोशिप मिली जिसका नाम एरास्मस मुंडस ब्रेव फेलोशिप है, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा दी जाती है और उसके तहत आप अपने पीएचडी प्रोग्राम को करते हुए साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया यूके मतलब कि इंग्लैंड, उसमें आप मार्च 2016 से सितंबर 2017 तक वहां पर आपने अपना पीएचडी का काम भी किया। उसके बाद आप वापस भारत लौटे, आपने जेएनयू में अपनी पीएचडी को पूरा किया और उसके बाद आजकल आप दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जिसको कि हम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं। आपका सफर यूपी कॉलेज से चालू हुआ, बीएचयू और जेएनयू के पड़ाव से होते हुए आज आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। एक चीज मैं वेद प्रकाश जी के बारे में और बताना चाहूंगा। मैंने जब ये सीरीज चालू की थी तो सबसे पहले मैंने अश्विनी से बात की थी, जो कि हमारे कॉलेज से बीएससी किए थे। फिर उन्होंने जैम एग्जाम को, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको क्लियर करके एमएससी आईआईटी गुवाहाटी से किया था और इस समय वो आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उस इंटरव्यू में अश्विनी ने जिस अपने बड़े भाई के बारे में जिक्र किया था, जिन्होंने उनका एडमिशन, जबकि उनका यूपी कॉलेज में एडमिशन हो गया था और लिस्ट में उनका नाम देखने से जो वो भूल गए थे, वो भाई साहब वेद प्रकाश जी ही थे। इत्तेफाक देखिए कि वेद जी भी यूपी कॉलेज से पढ़े हैं, हम सबके स्टूडेंट रहे हैं। तो बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि आज अश्विनी के बड़े भाई साहब वेद प्रकाश जी से हम सब बात करेंगे। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर वेद जी का और धन्यवाद देता हूं कि हम सबसे बातें करने के लिए वह समय निकाल पाए हैं। नमस्ते वेद जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बढ़िया। अपने बारे में कुछ बताइए। आप किस कॉलेज, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग चालू की, इंटर कहाँ से किया? जो शुरू के नर्सरी के क्लासेस होते हैं और नर्सरी से क्लास 3 तक मैं घर के ही पास में एक छोटा सा स्कूल था, उसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर था। तो अब वो स्कूल नहीं है, अब कुछ लोग बस वहाँ रहते हैं, तो स्कूल बंद हो चुका है। तो क्लास 3 के बाद क्लास 4 से लेके 8 तक वही अश्विनी जिस स्कूल में पढ़ा, अमरदेव शिक्षा निकेतन करके था, तो हम दोनों वहीं से पढ़े हैं। अच्छा। उसके बाद 9th से लेके 12th तक मैं इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। अच्छा। जो कि आदर्श के बगल में ही है। उसके बाद फिर बीएससी यूपी कॉलेज से, एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मैंने की है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में चलती है। अच्छा। वहाँ से मैंने एमएससी की, उसके बाद पीएचडी की। यूपी कॉलेज में आप जब आए तो उसी दौरान मुझे लगता है आपने और जगह भी अप्लाई किया होगा, बीएचयू में, या हो सकता है कुछ और जगह भी आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए रहे होंगे। तो यूपी कॉलेज कैसे पहुंचे आप? तो एक्चुअली इंटरमीडिएट में जो इंटर कॉलेज था, तो वहाँ तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा। तो ऐसा होता था कि मैं शुरू में गया, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में घर वापस आ जाते थे, ऐसा होता था। और क्योंकि पढ़ाई होती नहीं थी, कोई भी टीचर्स आते थे, लेकिन उनका जो एक कमरा होता था, सभी लोग उसमें बैठे रहते थे, कोई नहीं आता था। 11th और 12th में एक मैडम होती थी, वो बायो पढ़ाती थी, केवल वही आती थी। वो एक अकेली महिला टीचर थी, लेकिन वो पढ़ाती थी, बहुत मेहनत से पढ़ाती थी।
और शायद यही रीजन रहा कि मेरा बायोलॉजी में थोड़ा सा बेस बनता गया उस समय से, और मुझे उसमें इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैंने बायो को अपना चुना। तो जैसा कि मैंने बताया, शुरू में गया 2-3 पीरियड के बाद वापस आ जाते थे घर, ऐसा ही होता था। और 9th और 10th में मैं घर से पैदल जाता था। अप्रॉक्स 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की यात्रा होती थी हमारी। तो सुबह जाना, 2-3 पीरियड के बाद चले आना, यही होता था। तो क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था, घर के पास ही था। तो उसमें एक टीचर थे जो हम लोगों को मैथ्स पढ़ाते थे। हाई स्कूल में मैथ्स और साइंस दोनों चीज़ें पढ़ाते थे। वो यूपी कॉलेज से पढ़े हुए थे, वो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला था, जब मैं इंटर में चला गया, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि यूपी कॉलेज का फॉर्म जरूर भरना। तो यूपी कॉलेज का नाम हम लोग के एरिया में पढ़ाई के मामले में लोग कम जानते हैं। लोग ये जानते हैं कि वहाँ पे थोड़ा लड़ाई ज़्यादा होती है, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। उस समय काफ़ी ऐसे होते थे केसेस, हमेशा पेपर में आता रहता था। तो इसलिए घर के लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पढ़ूँ। तो मैं यूपी कॉलेज के अलावा हरीशचंद में भी फॉर्म डाला था। हरीशचंद और बीएचयू खैर बनारस का होते हुए सभी की चाह होती है कि बीएचयू में एडमिशन मिले। तो बीएचयू में बीएससी डाला था। मुझे अभी भी याद है कि मेरा 1993वां रैंक आया था। अच्छा। 1993 थर्ड रैंक। आई वाज सो, मतलब मैं कितना पीछे था। तो यूपी कॉलेज का एंट्रेंस मैंने दिया और हरीशचंद का दिया, दोनों में निकल गया। अब बात ये हुई कि एडमिशन कहाँ लें। घर के लोग चाहते थे हरीशचंद में लूं, लेकिन जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उनका नाम अरविंद है। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि में पढ़ाई नहीं होती है, यूपी कॉलेज में डिस्टर्बेंस है लेकिन पढ़ाई भी होती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैं यूपी कॉलेज में ही एडमिशन लिया। अच्छा। तो ऐसे यूपी कॉलेज में मैं गया। तो और जहाँ तक मुझे लगता है, शायद मैं लकी था कि या क्या था, उस समय जो टीचर्स वहाँ पे थे, खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और 1-2 टीचर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, 2-3 टीचर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये गजब के टीचर्स थे। मुझे मतलब मेरे लाइफ को उन्होंने बदल दिया एकदम। मैं नाम लेना चाहूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में फर्स्ट ईयर में ही वो हम लोग को पढ़ाया, उसके बाद वो रिटायर हो गए। उनका नाम वो बहुत हट्टे कट्टे थे, चश्मा लगाते थे जी। और वो जितने ही मतलब उनका बॉडी जिस हिसाब से विधुभूषण सिंह, हाँ बृजभूषण सिंह, जी सही बोल रहे हैं, वो थे। तो वो जितने ही मतलब कि लंबे चौड़े और उनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन वो उतने ही हम्बल इंसान थे और इतने ही अच्छे से बात करते थे। और खास तौर से वो इस बात का बहुत ध्यान देते थे कि बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि साइंस पूरी इंग्लिश मीडियम में थी। तो वो शुरू में जो हम लोग को पढ़ाते थे, पूरे 1 साल तक उन्होंने बोर्ड पे लिख के पढ़ाया हमें। वो हर चीज को लिखते थे ताकि स्पेलिंग और एवरीथिंग करेक्ट हो। और दूसरी उनकी खासियत बात थी, उनकी हैंड राइटिंग गजब की थी। वो इतने अच्छे से लिखते थे कि अभी मैं कुछ लेटर्स जो है लिखना उनसे सीखा हूँ। जो एस बनाना है अच्छे से, अभी भी मैं उनसे सीखा हूँ। तो बहुत उनकी छाप रही है। उसके अलावा RN सिंह एक थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और वो भी इसी स्टाइल को अपनाते थे। वो भी बॉटनी में नहीं सर, जूलॉजी में। अच्छा, RN सिंह। अच्छा, राम नवल सिंह। अच्छा, राम नवल सिंह, हाँ जी। तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और वो भी फर्स्ट ईयर में बोर्ड पे ही लिखते थे ताकि हम लोग चीज़ों को समझ पाएं, इंग्लिश स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना करें। उसके अलावा बॉटनी डिपार्टमेंट में AK सिंह सर थे, जो कि बहुत अच्छा जेनेटिक्स पढ़ाते थे। बहुत अच्छा उनसे जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट मिले। वो लोग ऐसे थे कि बुक्स नहीं देखते थे कभी, वो चीज़ें उनके माइंड में होती थी, लेकिन वो इतने अच्छे से पढ़ाते थे एकदम कि कुछ पूछिए मत। उसके अलावा एक बहुत ही
अच्छे टीचर मैं जिनको कहूँगा, जिनके अंदर वो आर्ट है कि बच्चों को समझाना कैसे है, वो है डीवी सिंह, दिग्विजय सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिग्विजय सिंह। हाँ हाँ। तो उनके पढ़ाने की जो कला है सर ना, वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है, और ही सुपर इन दैट। बिल्कुल सुपर। बिल्कुल। और वो दिग्विजय सिंह सर, और एक थे प्रमोद कुमार सिंह जो कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते थे हमको बॉटनी डिपार्टमेंट में। पीके सिंह। हाँ, पीके सिंह। इन दोनों लोगों की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो है बुक्स पढ़ने में हुआ। ये लोग बुक्स पढ़ने में बहुत कहते थे कि बुक्स पढ़ा करिए आप लोग, और कहानी की तरह चीज़ों को बताते थे। जो भी बायोकेमिस्ट्री में चीज़ें, रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, कहानी की तरह ऐसा समझाते थे कि बड़ा इंटरेस्ट बनने लगता था। और उसी समय मुझे याद है कि मेरे पास बीएससी के दौरान बायोकेमिस्ट्री की 3 किताबें हुआ करती थी, और मैं तीनों किताबों की कोई भी एक चैप्टर है उसके तीनों किताबों में पढ़ता था, ताकि कोई भी एक चीज छूट न जाए, मैं उस चैप्टर में हर चीज को जानूं। तो इन लोग का बहुत योगदान रहा है। बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मेरे 2nd डिवीजन है, और इंटरमीडिएट में मुझे केमिस्ट्री में ग्रेस मार्क मिला हुआ है, तब जाके मैं पास हुआ हूँ। तो केमिस्ट्री मेरा हमेशा से बहुत वीक था, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में एनपी सिंह सर आए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्होंने जब कॉन्सेप्ट बनाने शुरू किए तो पूरा हर चीज एकदम क्लियर हो गया कि आवर्त सारणी में किधर से किधर जाने पे क्या घटता है, क्या बढ़ता है, सब क्लियर हो गया था एकदम। तो वहां से मुझे केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। मेरा केमिस्ट्री में हमेशा से जो वीक पॉइंट रहा था वो फिजिकल केमिस्ट्री थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे अश्विनी ने ये बताया था कि आप कोचिंग्स में भी पढ़ाने लग गए थे, तो क्या आप जब बीएससी करते वक्त छात्र थे तभी से आपने स्टार्ट कर दिया था, कि एमएससी जब आप कर रहे थे उस दौरान आपने पढ़ाना स्टार्ट किया था? सर मैंने बीएससी में 2nd ईयर में, आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैं ट्यूशन पढ़ाता था 1-2 बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के तरफ एक्चुअली जो इकोनॉमिक कंडीशन थी स्टूडेंट लोगों की, वो बहुत कम अच्छी नहीं थी। तो ज़्यादातर लोग जो पढ़ते थे वो लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। उसी चीज़ को मैंने भी अपनाया, ताकि थोड़ा ट्यूशन पढ़ाऊंगा और थोड़े कुछ खर्चे पानी मिलते रहेंगे और लाइफ चलती रहेगी। मेन मकसद यही था। तो बीएससी में भी एक कोचिंग में मैं पढ़ाया था, बायोलॉजी पढ़ाता था। एमएससी में मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एमएससी में मैं हॉस्टल में रहने लगा था, तो बीएचयू हॉस्टल में। तो एमएससी में मैं बस बीएससी में पढ़ाया, उसके बाद नहीं। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ बीएससी के दौरान जब आप यूपी कॉलेज में रहे, कुछ यादें या कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहें? बॉटनी डिपार्टमेंट के पास में एक बॉटनिकल गार्डन है, और वहाँ पे मैं बहुत समय बिताया करता था। जब भी क्लास नहीं चलने वाली है या फिर मेरे पास टाइम है तो वहाँ जाता था। वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स हुआ करते थे। और मुझे याद है फर्स्ट ईयर में एक अशोक कुमार सिंह सर, उन्होंने सारे प्लांट्स का नाम, किस फैमिली में है, क्या खासियत है, वो सब चीज़ें बताई थी। तो यहाँ तक कि वहाँ पे मुझे याद है कि कुछ बहुत ही रेयर प्लांट्स भी उन लोगों ने लगाए थे। तो वो सब प्लांट्स, पौधों को मैं उनके बारे में जानने का, उनको देखने का, जैसे रुद्राक्ष वगैरह, रुद्राक्ष का भी पेड़ शायद वहाँ पे पहले था, अब पता नहीं है कि नहीं। तो ये बहुत ही जो चीज़ें हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इनके पेड़ होते हैं उनको पेड़ को देखने को मिला। एक उसका भी पेड़ हुआ करता था, एक फल होता है कदम का एक पेड़ था। तो वहाँ के कदम गिरते तो हम लोग धुल के लाते थे, खाते थे उसको। ऐसे बहुत सारे यादें हैं वहाँ की। तो फिर बीएचयू का आपने एंट्रेंस दिया, तो क्या उसके अलावा भी बीएससी में जब आप थे तो आपको तब तक पता चल चुका था कि मैं और बीएचयू के अलावा भी और भी कई जगह हैं जहां मैं सोच सकता हूं जाने के लिए, चाहे वो एमएससी हो या कुछ और प्रोग्राम,
दरअसल मेरा मकसद इस सवाल को पूछने का ये है कि आज जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, खासकर बीजेड सेक्शन वाले जो हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। ये ठीक है कि बीएचयू तो बगल में दिखता है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या संभावनाएं जो आपको ऐसा लगता हो कि उस समय अगर आपको पता चल गया होता तो शायद आप उस तरफ भी उतना मेहनत किए हुए थे, या शायद आप उसमें अप्लाई किए होते। तो कुछ उस संदर्भ में बच्चों को अगर आप बताना चाहें। जी, तो बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक मुझे मेरे टीचर्स ने ये जानकारी दी थी बॉटनी डिपार्टमेंट के। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि इन्होंने बताया था, लेकिन वहीं से मुझे खबर मिली थी कि एक प्रोग्राम होता है जेएनयू में, मतलब जेएनयू कराती, उसको कंडक्ट कराती है, कंबाइंड बायोटेक एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया। कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग उस समय 30 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो एग्जाम जेएनयू कराता था, बट एडमिशन ऑल ओवर 30 यूनिवर्सिटीज में मिलती थी एमएससी बायोटेक के लिए। तो मैं उसका फॉर्म भरा था और उसमें फर्स्ट लिस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मतलब वो पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग को, जितनी सीट होते हैं उससे तिगुने लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें मैं सिलेक्टेड था, बट फाइनली मेरा नाम नहीं आया जो फाइनल लिस्ट थी। तो उसमें मैं नहीं जा पाया, तो मैं वो फॉर्म भरा था। मुझे उसके बारे में पता था बस, और बीएचयू के बारे में पता था, और मुझे कहीं के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था। तो इसलिए मैं केवल बीएचयू भरा, और यूपी कॉलेज में भी एमएससी का फॉर्म डाला था, लेकिन चूंकि बीएचयू में हो गया था मेरा, तो मैं उधर ले लिया। और मतलब घर पे अश्विनी से भी आपकी बात हुई थी, तो घर पे कोई वो माहौल नहीं था कि लोग जाने कि हम लोग किस तरफ कैसे जाना है। तो मेन मोटो हाई स्कूल इंटर तक ये था कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैडम जो वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तो डॉक्टर बनने का मन था, लेकिन ये नहीं पता डॉक्टर बनना कैसे है। मुझे इंटर तक नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी सीपीएमटी की एग्जाम्स निकालने होते हैं। तो बल्कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि सीपीएमटी का एग्जाम होता है यूपी के लिए, यूपी में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में वो फॉर्म भरा, और उसमें मेरा रैंक भी आया था। मुझे काउंसलिंग के लिए लेटर भी आया था लखनऊ से, लेकिन घर पे भी किसी को पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब काउंसलिंग लेटर आया, मेरे पिताजी देखे तो उन रैंक 5000 के आसपास कुछ था। तो पिताजी को कुछ पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। तो घर के पास ही एक व्यक्ति थे, वो मेरे ख्याल से ग्रेजुएट थे अपने के टाइम पे, वो चाचा हम लोग बोलते थे उनको। तो उनको पिताजी ने मेरे दिखाया, तो पिताजी उन्होंने बोला कि डॉक्टरी की पढ़ाई हो, तुम्हारा लड़का तो पढ़ावत तुम्हार घर बिक जाई, मत पढ़ावा। तो फिर पिताजी भी सोचे कि अभी पैसे तो है नहीं इतने पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं काउंसलिंग के लिए नहीं गया लखनऊ, और मैं बीएससी कंटिन्यू किया। तो जानकारी नहीं थी उस समय कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। एमएससी जब मैं बीएचयू से करने लगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर मिलने लगा मुझे। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होते थे, टीचर्स ज़्यादा अवेयर थे और चीज़ों को बताते थे। तो बल्कि मेरा जो डिपार्टमेंट था वो सेल्फ फाइनेंस था। डिपार्टमेंट नहीं, मेरा जो कोर्स था एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स थी। तो मैं ये कहूँगा कि जैसी पढ़ाई यूपी कॉलेज में बीएससी के दौरान हुई, उसका 50% भी एमएससी के दौरान नहीं हुई है बीएचयू में। बहुत ही खराब मैं कहूँगा पढ़ाई हुई थी बीएचयू में एमएससी में, क्योंकि टीचर्स जो थे हमारे, वो डिपार्टमेंट, चूँकि हमारा अलग से डिपार्टमेंट नहीं था, तो कोई बायोकेमिस्ट्री से बुलाया जा रहा है, कोई जूलॉजी डिपार्टमेंट से बुलाया जा रहा है। जैसा सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो डिपार्टमेंट बॉटनी से पर आवर के हिसाब से टीचर्स को बुलाया जाता था, उसी हिसाब से उनको पेमेंट कराई जाती। बट अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की पढ़ाई हमको नहीं मिल पाती थी जिस लेवल की एमएससी बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चों को मिलती थी। और
मुझे याद है उस समय बीएचयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर जो है डॉक्टर लालजी सिंह थे, और मैं और 4-5 लोग, हम लोग इस मुद्दे को लेके कि हमारी डिपार्टमेंट में पढ़ाई हमारी नहीं हो रही है, ये हम उनसे मिलने गए थे। हम लोग उनसे मिले भी, उनको ये बातें बताई। उन्होंने बोला हमसे कि ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके नेक्स्ट डे वो डिपार्टमेंट आ गए अपने दल बल के साथ। अच्छा। और वहाँ पे हमारे जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर थे, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा कि उनसे इन सब चीज़ों का जायजा लिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये सब स्थिति वहाँ पे हुई थी। थोड़ी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने जैसे बताया कि आपको बीएससी के दौरान ये बायोटेक एग्जाम का पता चला जो जेएनयू कंडक्ट करता है, और आज की तारीख में जो यूपी कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या क्या संभावनाएं और हैं जो आपको कुछ पता चला हो अपने जेएनयू के तक के सफर में, कुछ आप बताना चाहें? जी, तो एक्चुअली बहुत टाइप के कोर्सेज चलते हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे कि बीएससी किए हुए लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेएनयू में ही एमएससी लाइफ साइंस एक कोर्स चलता है, वो बहुत अच्छा कोर्स है। वहाँ पे मतलब ये कोर्स बहुत अच्छा वहाँ पे माना जाता है। उसके अलावा वहाँ पे एमएससी बायोटेक भी है, जिसमें एडमिशन कंबाइंड बायोटेक एग्जाम के थ्रू होता है। उसके अलावा वहाँ पे एमएससी अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, एमएससी इन फिजिकल साइंसेस। अच्छा। तो वहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पहले नहीं थी वहाँ पे, लेकिन अब वहाँ पे हो गई है। उसके अलावा डीयू है, डीयू में बीएससी एमएससी दोनों कोर्सेज चलते हैं। अलग अलग टाइप के भी कोर्सेज, जैसे प्लेन आप बॉटनी ऑनर्स कर सकते हैं, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं, उसके अलावा मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। तो ये सब टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा बीएचयू तो है ही, जैम है जो स्टूडेंट जैम के थ्रू बायोटेक में जो जाना चाहें जैम के थ्रू जी उसमें जा सकते हैं। हाँ, यही सर। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी सर कि जितना कंपटीशन इंडिया में है, अगर स्टूडेंट्स उतना एफर्ट लगाएं बाहर आने के लिए, कंट्री के बाहर अच्छे विश्वविद्यालय में, उनको मिल जाएगा। लेकिन वो इच्छा शक्ति चाहिए और वो उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि मैं वहां पर जा सकता हूँ। बिल्कुल टफ नहीं है। बिल्कुल। तो आप जो है कि स्टूडेंट्स वर्ल्ड के 200 के अंदर में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन आराम से पा सकते हैं, लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे दौर से गुजर चुका हूँ। वो कॉन्फिडेंस अगर उनको किसी तरीके से मिल जाए और वो बाहर अप्लाई करना स्टार्ट करें तो वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा यही प्रयास भी है कि मैं बच्चों को, खासकर जो बीएससी में हैं, उन तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचवा पाऊं कि आप चाहो तो एमएससी के बाद, इवन इफ अगर आप यूपी कॉलेज से भी एमएससी हो, तब भी आप देश के बाहर पीएचडी के लिए निकल सकते हो। और पिछला की जैसा मेरी बातचीत डॉक्टर अमित मिश्रा जी से हो रही थी, जो कि इस समय मॉन्टेना यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा अगर एमएससी के समय ही अगर थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट हल्का छोटा मोटा लिखना स्टार्ट कर ले, सीख जाए। और ये सही बात है कि जैसा आपने कहा, आर्थिक चुनौतियां तो हैं जेआरई को, टॉफल को लिखने के, लेकिन अगर वो दे ले, वो एक डिसेंट स्कोर आ जाए। और एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी वो ये बता रहे थे कि CSIR लैब में जाके आप अपना एक एक्सपोजर ले सकते हैं, उसमें भी थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन आपको वो टेक्निक्स आ जाएंगी। और वो सब करते हुए अगर आप अप्लाई करिए देश के बाहर, तो पीएचडी प्रोग्राम में आपको मिल सकता है। और यही मैं चाह भी रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आज आप लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं, सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बैठे हुए हैं आप लोग,
तो आपके माध्यम से वो मैसेज आ सके, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं जब आपको ही देखता हूँ तो वो एक शाई नेचर का बच्चा नजर आता है, जो हिचकता है, जो बात करने के लिए भी टीचर के पास आने में थोड़ा सा हिचकता है। तो अगर कुछ ऐसा माध्यम हो सके जिसमें कि उससे पहले से ही किसी चीज के माध्यम से अगर उसे कुछ पता चल सके इन सब चीजों के बारे में, तो उसके लिए संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। और आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इतना जबरदस्त कंपटीशन झेल रहे होते हैं, तो जब नहीं हो रहा होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत हताशा आती है, और क्योंकि और हमें रास्ते नहीं दिख रहे होते हैं। तो अगर आप जैसे बच्चों के द्वारा, जो हमारे पूर्व छात्र हैं, उनसे उन तक ये मैसेज पहुंच पाए कि आपके पास और भी संभावनाएं हैं, तो वो काफी चीजें उनके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार इस चीज पे बहुत जोर दे रहे हैं, और आपने अभी वही बात कही, बहुत अच्छे से आप इस बात को कह रहे हैं कि जितना हम एफर्ट इंडिया में लगा रहे हैं, उसके आधे एफर्ट पे हम देश के बाहर हम पीएचडी प्रोग्राम के लिए विद फेलोशिप, जिसमें कि आपको डॉलर्स मिलेंगे, या हो सकता है आप जो इसमें, या फिर आप यूरोप में अगर चले जाएं जहाँ की ट्यूशन फीस नहीं होती है लेकिन फेलोशिप मिल सकती है, तो वो बहुत संभावना है। कुछ और अगर आप इसको और इलेबोरेट और अच्छे से बताना चाह रहे हो तो बताइए। जी, कुछ फेलोशिप्स हैं, जैसे कि पीएचडी करने के लिए यूके में जाने के लिए कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट का टाई अप है। तो कॉमनवेल्थ फेलोशिप के लिए 2 फॉर्म होते हैं। एक इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, एमएचआरडी की वेबसाइट पे भरना होगा आपको, और एक यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे अप्लाई करने के दौरान आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी लिखना होगा। और आपको अप्लाई करने के पहले अगर आप किसी यूके के यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर से बात कर लें और वो लेने के लिए तैयार हों, और वो अगर आपको इनविटेशन लेटर मतलब आपको लिख के भेज दे कि हाँ, अगर आप कॉमनवेल्थ फेलोशिप में सक्सेस होते हो तो मैं आपको रख लूँगा, ऐसा अगर वो लेटर लिख के दे दें आपको और आप वो लेटर भी सबमिट कर दें, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका फॉर्म हो जाता है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं और आपको फेलोशिप मिलती है। और पीएचडी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप हो गया, डैड जैसा कि है, डैड के थ्रू भी आप जर्मनी में जा सकते हैं। उसके अलावा यूएस में आने के लिए फुल ब्राइट फेलोशिप मिलती है। तो एमएससी के बाद लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। फुल ब्राइट के लिए भी वही है कि आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना होगा और एक होस्ट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पे आप पीएचडी करना चाहते हैं आपको पहले से वहाँ बात करनी होगी और सुपरवाइजर को एग्री करना होगा। अगर वो आपको लेने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उनसे एक लेटर आप ले लीजिए, वो दे देते हैं। तो आपका कैंडिडेचर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप यूएस में बहुत अच्छे जगह से, फुल ब्राइट बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, वो पीएचडी कर सकते हैं। और यहाँ पे पीएचडी का ड्यूरेशन और इंडिया में पीएचडी का ड्यूरेशन बहुत अंतर है। यूरोप में और यूएस में आप 4 साल पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में 7 साल 8 साल लग जाते हैं। तो मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि अब उसको अगर देखा जाए कि आप एमएससी के बाद तुरंत इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं, बात इंडिया से या यूएस की इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया में हमको क्वालिटी मिल जाती है तो यूएस आने की जरूरत नहीं है या फिर यूरोप आने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन मिलता है वहाँ हमें जाना चाहिए, हाँ, ताकि हम अपने लाइफ को कुछ अच्छा दे सकें और इस कंट्रीज को कुछ अच्छा कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट सब में है, बस एक वो इन्वायरमेंट अगर मिल जाए उसको ग्रो करने का, टैलेंट दिखने लगेगा अपने आप। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे का प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पा रहा है इंडिया में, जैसे कि स्वाभाविक तौर पे जेएनयू है, इस तरह की इंस्टीट्यूट्स में अगर नहीं हो पा रहा है, तो तब वो अपना इस ऑप्शन को भी ओपन रखे कि वो देश के बाहर पीएचडी के लिए जा सकता है। क्योंकि आपने अभी ही कहा कि अच्छे संस्थानों में अगर, या वो क्वालिटी अगर हमें मिल रही हो इंडिया में,
तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि हम देश के बाहर जाएं। अन्यथा अगर वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे हैं तो और भी रास्ते हैं, वो व्यक्ति जाके कर सकता है। इसमें कभी कभी ये बात भी एक जोड़ी जाती है कि कभी कभी ये कहा जाता है कि देश के अंदर पीएचडी करने के अपने अलग फायदे हैं, क्योंकि कल को अगर आप वापस देश के अंदर आके फैकल्टी पोजीशन पाना चाहते हो या इवन इंडस्ट्रियल जॉब भी देखना चाहते हो तो थोड़ा सा एडवांटेज उस बच्चे को मिलता है जो देश के अंदर पीएचडी किया हुआ होता है, क्योंकि देश में उस माहौल में काम करने के लिए क्या चीज है क्या नहीं वो बच्चा बहुत अच्छे से जान रहा होता है बनस्पत की उसके जो देश के बाहर करता है, क्योंकि उसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिला है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो देश के अंदर वापस आए, उसे पोजीशन मिले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा स्ट्रगल करता है। वही बच्चा जो देश के अंदर पीएचडी करता है उसे पता है कि मेरी क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिट है, तो उसको जब पोजीशन मिलती है तो वो उसी माहौल में बड़ा अच्छा फिर कर जाता है। तो एक हिसाब से ये एडवांटेजेस भी है कि अगर आपको देश के अंदर अच्छी संस्था में पीएचडी पोजीशन मिल रही हो तो आप देश के अंदर करिए और फिर पोस्ट डॉक्टर के लिए बाहर जाइए, क्योंकि उससे आपके देश के अंदर वापस आके पोजीशन पाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो जी सहमत हूँ। तो एमएससी आप बता रहे थे कि आपने फिर बीएचयू से किया और थोड़ा आपका समय उतना अच्छा नहीं रहा, तो तब भी बीएचयू की यादें अपनी अलग ही यादें होती हैं। बीएचयू का माहौल आपने कहा वह माहौल से ही एक्सपोजर हो जाता है। शायद ये एक कारण ये भी है कि उस लेवल पर आप एक ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से मिल रहे होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि इसी प्रांत के होंगे, कभी कभी बच्चे वो उड़ीसा से तो साउथ से आ रहे होते, तो एक अलग थोड़ा माहौल हो जाता है। तो कुछ यादें आप बांटना चाहें या कुछ आपने एमएससी के दौरान कुछ योगदान किया हो, किसी में पार्टिसिपेट किया हो, बताना चाहें? एमएससी में क्योंकि घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं था तो पिताजी भी मेरे चाहते थे कि तुम हॉस्टल में ही रहो ताकि वहाँ पढ़ाई कर सको, तो इसलिए मैं हॉस्टल ले लिया, डालमिया हॉस्टल। अच्छा। फर्स्ट ईयर में भाभा हॉस्टल में था, सेकेंड ईयर डालमिया हॉस्टल में था। तो हॉस्टल लाइफ देखने का, जीने का पहली बार मौका मिला। हमेशा से घर में रहा था तो वो काफी अच्छा टाइम था, मैं कहूँगा। हॉस्टल लाइफ भी बहुत कॉन्फिडेंस देती है, अच्छे एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, तो जैसे कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो वहीं से कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से मुलाकात होती है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है। तो मेरे भी क्लास में बंगाल से बहुत ज़्यादा बच्चे थे और बंगाल साउथ से भी कुछ बच्चे थे। तो एक तरीके का थोड़ा सा चीज़ों को समझने का मौका मिला, चूँकि कॉलेज तक केवल यूपी के अंदर के बच्चे और ख़ासतौर से वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर ये आसपास के बच्चे हुआ करते थे। तो वहाँ पे थोड़ा कुछ अलग एक्सपोजर भी मिला, टीचर्स भी अलग मिले और उनके मेहनत का भी कुछ इफ़ेक्ट है कि यहाँ तक मैं हूँ। उसके अलावा वहाँ पर ग्राउंड में खेल हुआ करता था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे। क्रिकेट का मुझे शौक पहले से था, बचपन से था। तो वहाँ भी हम लोग, चूँकि हॉस्टल में लड़के बहुत हैं, टीम आराम से तो बन जाती है और मैदान भी है खुला इतना, कई सारे मैदान हैं। तो हाँ, क्रिकेट खेलने का मौका मिलता था, वॉलीबॉल खेलने का मिलता था। हॉस्टल में फैसिलिटीज थी, हॉस्टल में कंपाउंड था, वॉलीबॉल, बैडमिंटन भी खेलने में मुझे बहुत पसंद है। तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी मैं रुचि लेता था। मैं ये भी कहूँगा जो मेरे साथी सुन रहे होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स को निगलेक्ट न करें, इसको भी एक लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए ज़रूर इसको रखना चाहिए। लाइफ में अगर एंजॉय नहीं है तो लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। तो एंजॉय करते हुए चीज़ों को लेके चलना चाहिए। केवल पढ़ाई एकदम स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि लाइफ बहुत ही मीनिंगफुल हो।
तो, तो जेएनयू के बारे में कैसे पता चला आपको? क्या आप जब पीएचयू में आए तभी आपने मन बना लिया था कि अब आगे जेएनयू जाना है पीएचडी के लिए? कैसे पता चला जेएनयू का? जेएनयू के तो होता ऐसा था कि एवरी संडे हमारे यहाँ हॉस्टल में रात का खाना नहीं बनता था। अच्छा। बीएचयू में ऐसा रूल हुआ करता था कि जो मेस चलता था तो संडे को केवल लंच मिलता है, डिनर नहीं मिलता है। तो हम लोग हॉस्टल से बाहर जाते थे लंका पे कहीं और खाने वगैरह। तो वहाँ पे कई सारे दुकानें थी जहाँ पे फॉर्म्स मिलते थे। वहाँ पे तरह तरह के एसएससी के जॉब के लिए या फिर कहीं का एंट्रेंस है उसके लिए। तो वहाँ पे मैंने ये फॉर्म देखा था कि ये आया हुआ है जेएनयू के लिए, पीएचडी के लिए। तो मैंने वहाँ से जेएनयू, चूँकि बीएचयू तो पहुँच गया था लेकिन जेएनयू लगता नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊँगा, लेकिन एक होता है ना कि ट्राई तो करूँगा ही। तो मैंने जेएनयू का भी ट्राई किया और वहाँ पे हो गया। हाँ, वहाँ पे एंट्रेंस देना पड़ा, एग्ज़ाम देना होता है। मेरे पास नेट था, जीआरएफ नहीं था। एमएससी मेरा नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, जीआरएफ नहीं हुआ था। तो जब मैं जेएनयू पहुँचा तो मेरे पास नेट था। तो जिनके पास नेट हुआ करता था उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था, उसके बाद इंटरव्यू भी देना होता था। जिनके पास जीआरएफ होता था वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते थे। अब ये रूल है कि नहीं ये पता नहीं है मुझे, लेकिन उस समय ऐसा हुआ करता था। तो फिर और उसी समय जिस समय मैंने जेएनयू में पीएचडी के लिए डाला हुआ था, सेम टाइम मैंने बीएचयू से बीएड के लिए भी डाला हुआ था। अच्छा। तो बीएड की मेरी काउंसलिंग जैसे नेक्स्ट डे है, आज रात को मुझे पता चलता है कि मैं जेएनयू में सेलेक्ट हो गया हूँ। तो फिर मैं बीएचयू बीएड की काउंसलिंग के लिए नहीं गया। अच्छा। और मैं जेएनयू चला गया। जी। कैसा लगा जेएनयू पहुंच के? जेएनयू एक छोटा इंडिया है सर, जहाँ पे एक कह लीजिए कि छोटा भारत है। वहाँ पे आपको वाकई में हर जगह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, एवरीवेयर। और वहाँ पे जाके मुझे खास तौर से सोचिए कि वहाँ पे अपना पीएचडी के साथ साथ सोशल लाइफ, सोशल साइंसेस को समझने का मौका मिला इधर साइंस के अलावा। क्योंकि वहाँ पे सर फिर ऐसे ही कहीं भी ग्राउंड में कोई प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वहाँ पे उनको आप सुन सकते हैं आराम से, वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, टॉक्स। वो बहुत ही मतलब वहाँ पे 2 तो ओपन एयर थिएटर हैं, एकदम जैसे फील्ड में क्लासेस चलने के लिए। तो वहाँ पे मुझे साइंस के अलावा मेरा जो बाकी जो एरिया मुझे कुछ नहीं पता हुआ करता भारत के बारे में, हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हाउ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड, एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो सब चीज़ों को जानने का मौका मिला। और वहाँ पे इंटरेक्शन एकदम जैसे ओपननेस, वहाँ पे ये चीज़ थी कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं। जो मुझे संकोच हुआ करता था बीएससी में, वो संकोच जेएनयू जाके ख़त्म हुआ, मुझे लगता है ऐसा। वहाँ मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट मिला मुझे, एकदम फ्री, ओपन। और मैं तो जेएनयू इज वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जेएनयू की जेएनयू बाहर आइए, रोड की तरफ आइए, खासकर जिया सराय की तरफ, और उसी के पार आईआईटी दिल्ली चालू हो जाता है। और मैं अपने अनुभव से कहूँगा, मैं जब जेएनयू परिसर में रहता हूँ और जब मैं आईआईटी दिल्ली परिसर में आता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर भी मैं काफ़ी समय रहा हूँ, और वो मुझे दोनों ही एक भारत के अलग अलग एक छोर से नजर आते हैं। एक तरफ जेएनयू के अंदर का माहौल अलग मुझे दिखता है, आईआईटी दिल्ली के अंदर का माहौल मुझे अलग दिखता है। और क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के थे, आप वहाँ पर पीएचडी साइंस में कर रहे थे, तो कितना आपको क्या आपको फील हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कनेक्टेड आईआईटी दिल्ली से भी
महसूस करते होंगे, कभी कभी ना कभी आईआईटी दिल्ली जाते होंगे, हो सकता है अपने काम के सिलसिले में भी आईआईटी दिल्ली गए हों, या कुछ कॉन्फ्रेंस या कुछ ना कुछ इंटरेक्शन के प्रोग्राम रहे होंगे, आप आईआईटी दिल्ली जाते रहे होंगे, और बाकी तो आप इधर थे ही। तो क्या एक आपको डिफरेंस नजर आया, कैसा आप क्या इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? काम से रिलेटेड तो आईआईटी दिल्ली नहीं जाना हुआ, लेकिन जेएनयू जाने की वजह से वहाँ मुझे शुरू से ही जो नेचर है उसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। जैसा मैंने बताया, बीएससी में बॉटनिकल गार्डन में चले जाना, पेड़ों के बारे में जानना, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत रहता था कि ये कौन सा पेड़ है, इसमें क्या खासियत है, उनके नाम को जानना। ऐसे ही केवल पेड़ नहीं, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, इन सब में मुझे हमेशा से बहुत रुचि रही है, जानने की ये क्या है, ये क्यों है, इसका क्या रोल है हमारे अर्थ पे, ये सब जानने का बहुत मकसद था। तो मैं जेएनयू में काफ़ी घूमता था जंगलों में, और इसी सिलसिले में आईआईटी दिल्ली भी जाता था उसको घूमने, वहाँ का क्या वातावरण है, कैसा है, इसलिए जाता था। तो और वहाँ बल्कि एक प्रोफेसर हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, आई थिंक, तो उनसे भी संपर्क, उनका भी इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में था, तो उनसे भी इसमें संपर्क हुआ। तो कई बार उनके साथ घूमना, उनके घर पे जाना, वो भी बुलाते थे, वो मेरे हॉस्टल आके मेरे साथ कभी कभी ब्रेकफास्ट करते थे। तो ये बताया ना, ये ओपननेस वहाँ पे मिली मुझे। फोटो में आपको दिख रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों लोग। अच्छा। और वो जेएनयू के बगल में अंजिल सर ने जैसा बताया था कि NIPGR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, तो ये वहाँ के डायरेक्टर थे। अच्छा। तो इनकी भी इसमें बहुत रुचि थी। अच्छा। तो इनके साथ भी काफ़ी समय बिताने का मौका मिला। इनफैक्ट मैं PhD के बाद 1 साल तक उनके साथ काम भी किया। अच्छा। वाइस पे। इस समय वो फिर CCMB में चले गए, रिटायर हो गए। CCMB में इसमें JC ब्रूस फेलो हैं। अच्छा। बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट मेरा जेएनयू से आया। एरिया में गया जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट भरा पड़ा हुआ है, खूब सारे पेड़ पौधे, जंगल और वाइल्ड लाइफ। तो वहाँ पे मुझे और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया और मैं बर्ड वॉचिंग करना शुरू किया, बर्ड्स को देखना, उनको आइडेंटिफाई करना। तो जो बर्ड वॉचिंग की मेरी हॉबी स्टार्ट हुई वो जेएनयू से, खास तौर से मुझे इंटरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में ओवरऑल BSc से मिला था। जब इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई होती थी, बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई होती थी, महेश सर थे, उनको गजब का नॉलेज हुआ करता था इन सब चीज़ों का। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो जेएनयू में मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं कई सारे बर्ड्स को देख सकता हूँ, गोल्डन जैकॉल्स को देख सकता था अपनी आंखों के सामने। एवरीवेयर मैं मोर देख सकता था, मोरनी देख सकता था। तो जब मैं यूके गया तो वहाँ पे मेरे पास थोड़े पैसे हुए और मैंने एक कैमरा खरीदा और फिर उस कैमरे से मैंने इनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और मुझे कई लोग भी ऐसे मिले जो इन सब चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं। जेएनयू में खासतौर से मुझे बहुत लोग मिले और वो लोग हाईली क्वालिफाइड भी थे। कोई प्रोफेसर है, कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आईआईटी दिल्ली में एक प्रोफेसर हैं, उनसे भी। तो इन सब चीज़ों में जितना मैं करता गया उतना ही इंटरेस्ट और आता गया। तो हम लोग केवल ये नहीं है कि बर्ड की फोटो खींच लिए हो गया, ऐसा नहीं था। हम एक सर्वे करते थे। जैसे सैटरडे या संडे हमारी छुट्टी है तो हम सुबह 5 बजे भोर में निकल गए। 5 बजे, क्योंकि बर्ड्स की एक्टिविटी ज़्यादा भोर में ज़्यादा होती है, सुबह सुबह ज़्यादा होती है। तो 5 बजे से लेके 10, 11, 12 जब तक एनर्जी है बॉडी में तब तक फील्ड में घूम रहे हैं इधर से उधर और सर्वे कर रहे हैं कि हम कितने बर्ड्स को देख रहे हैं, कौन कौन से बर्ड्स को देख रहे हैं और कितने नंबर में देख रहे हैं। और इन लिस्ट को हम कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी है यहाँ पे, उसकी वेबसाइट पे हम अपलोड करते थे, जिससे कि यहाँ के साइंटिस्ट को ये पता चलता था कि ऑल ओवर, ये एक्चुअली लोग ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, जहाँ भी बर्ड देखते हैं अपलोड करते हैं इस डेटा को।
तो इससे इनको रिसर्च में हेल्प मिलता है कि कौन सी बर्ड का माइग्रेशन पैटर्न क्या है, किस बर्ड का पॉपुलेशन घट रहा है, किसका बढ़ रहा है। तो इससे इनको भी मदद मिलती थी और हमारा भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता था नेचर को कंजर्व करने में। प्लांटेशन ड्राइव में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो मैं जहाँ भी कभी मौका मिला तो मैं प्लांट्स लगाता हूँ। उसके अलावा तितलियों में मेरा बहुत इंटरेस्ट आने लगा जेएनयू में। वहाँ पे मैं बहुत सारे, कम से कम 23-24 अलग अलग प्रकार की तितलियाँ देखना, उनके बारे में पढ़ना। फिर मैंने रिकॉर्ड किए हैं कई सारे वीडियोस उनके। तितली जब एग देती है पत्तियों पे, उसके बाद वो पत्ती से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से लार्वा बनता है, फिर लार्वा से एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। तो उन सब के स्टेजेस को रिकॉर्ड किया हूँ और जल्दी मैं एक उनका पूरा लाइफ साइकिल बनाऊंगा। और तो इन सब चीज़ों से भी मुझे लाइफ में बहुत इंटरेस्ट और पॉजिटिविटी मिलती रहती है। और मुझे एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे अभी, जैसे कि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मैं सैटरडे संडे को बहुत वेट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा आसपास जंगल में जाने का मौका मिलेगा और मैं डाइवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा और कुछ न कुछ नॉलेज गेन करूँगा। और अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं कंजर्वेशन के लिए भी काम करता हूँ, जिससे कि थोड़ा बिकॉज हम ह्यूमंस ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है प्लैनेट को, और थोड़ा भी मैं मदद कर सकूँ तो करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी आपकी हॉबी है। तो वापस आते हैं हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। जी। हाँ, मैं भी आईआईटी दिल्ली गया तो वहाँ पे भी मैंने यही पाया कि जो कम्युनिटी है जेएनयू और आईआईटी की, कम्युनिटीज़ में एक डिफरेंस मैं देखा कि एक ओपननेस है जेएनयू की कम्युनिटी में, और जो आईआईटी की कम्युनिटी है वहाँ फोकस्ड है एक पाथ पे, वो उसी पाथ पे चल रहे हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बिल्कुल। मैं अपने पीएचडी के बारे में बताता हूँ। तो मैंने पीएचडी की स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से प्रोफेसर सुप्रिया चक्रवर्ती के अंदर। मेरा काम बेसिकली प्लांट वायरोलॉजी पे था। मेरा पीएचडी का जो मुख्य काम था, एक प्रोटीन है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और मेरा काम ये था कि ये प्रोटीन कैसे, जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो ये प्रोटीन कैसे मदद करती है इम्यूनिटी बूस्ट करने में प्लांट की। इसी के ऊपर मेरा रिसर्च था, जो कि पब्लिश भी हो चुका है। 2020 में ही पब्लिश हुआ, जून में। जी। और इसी दौरान आप इरेस्मस मंडस ब्रेव फेलोशिप, इसके तहत आप यूके गए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे पता चला उस फेलोशिप के बारे में, और क्या आपने इसके अलावा डैड या इन सब में भी आपने अप्लाई किया था? मैंने डैड में अप्लाई नहीं किया। जब मैं थर्ड ईयर में था पीएचडी के, तो एक यही प्रोग्राम, जो ये यूरोपियन यूनियन और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर टाई अप एक था, 5 ईयर का प्रोग्राम था, ब्रेव फेलोशिप। उसमें ये था कि इंडिया के 5 यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अगर यहाँ से बच्चे प्लांट वायरोलॉजी फील्ड के हैं और वो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। उनको भी एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना पड़ता था। मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है 3 प्रोफेसर से, और अप्लाई करना होता है। तो बेस्ड ऑन योर प्रपोजल एंड रिकमेंडेशन लेटर एंड आप कहाँ से हैं, ये सब चीज़ों को देख, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अब तक कैसा रहा है, इन सब चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं, और इसमें फिर सेलेक्ट हुआ था। तो ये मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने ही बताया था कि एक फेलोशिप है, इसके लिए अप्लाई करो। तो मैं अप्लाई किया था, और फिर 1.5 साल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में। तो मजे की बात यह है कि जिस प्रोटीन पे मैं काम कर रहा था, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, ये प्रोटीन जिसने डिस्कवर की थी 2020 में 2000 में, मैं उन्हीं के लैब में गया था।
काम को आगे बढ़ाने। बहुत अच्छा। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही एकदम जैसे कि बाहर के लोग माने जाते हैं, एकदम फ्रेंडली। कुछ भी काम है आराम से बात कर सकते हो, साथ में खाना खाना है काम कर सकते हो, साथ में मतलब फुटबॉल खेलो, एवरीथिंग इज फाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा वहाँ पहुँच के, क्योंकि शायद आप देश के बाहर पहली बार उसी समय गए होंगे? जी जी बिल्कुल। वहाँ कोई भी एक्सपोजर था नहीं, और पहली बार मैंने फ्लाइट ली तो इंटरनेशनल फ्लाइट ली। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे एक इंडियन थी उसी लैब में, उन्होंने मुझे थोड़ी सेटलमेंट के लिए मुझे हेल्प किया। तो फिर एक कमरा मैं लिया बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर मैं लिया। तो यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे सारी चीज़ें अलग, एकदम बिल्कुल डिफरेंट। लाइक फर्स्ट डे आप जाते हैं तो एक ओरिएंटेशन होता है, आपको समझाया जाता है कि ये बिल्डिंग में कौन कौन से पार्ट्स हैं, एग्जिट किधर है, इमरजेंसी में आपको क्या करना है, जो कि हमें इंडिया में कभी नहीं बताएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी सीरियसली लेते हैं, और हर एक छोटी छोटी बारीकियों को बताते हैं कि अगर आग लग गई तो आपको क्या करना है। आप सैंडल पहन के लैब में नहीं आ सकते हैं, आपको शू पहन के आना है, और every time you have to use lab coat when you are working in the lab. और एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिलती है काम करने की। आप अपनी सोच को डिस्कस करो एंड उसी सोच को लेके आगे बढ़ सकते हो अगर उसमें रीजनेबल थिंकिंग है। जी बहुत अच्छा अनुभव था। तो 1.5 साल आप करीब रहे, तो कहाँ और आपको कहीं जाने का मौका मिल पाया इंग्लैंड में? हाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के बगल में ही एकदम एक ही बहुत ही प्रीमियर प्लांट साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है जॉन इन सेंटर। प्लांट साइंस के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, बल्कि वहाँ भी पीएचडी होती है। वहाँ पीएचडी के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, मैं बता देता हूँ। तो वहाँ भी पीएचडी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, और वो बहुत कॉम्पिटिटिव है हालांकि, लेकिन अगर आप उस क्वालिफिकेशन को रखते हैं, उसमें वो लोग जब एडवर्टाइज करते हैं तो क्वालिफिकेशन वगैरह भी बताते हैं क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, कोई फीस नहीं है अप्लाई करने का। जस्ट आपको एक सीवी भेजनी होती है और एक कवर लेटर भेजना होता है, कोई फीस नहीं है। दे विल इवेल्यूएट यू। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है बाहर जाने का। ये बहुत बढ़िया मतलब चीज़ है कि अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, यू कैन अप्लाई एज सच। ये पीएचडी के लिए है? आप जिस चीज के लिए बता रहे हैं वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए? पीएचडी प्रोग्राम है जी। अच्छा, अब क्या नाम बताया आपने इसका? जॉन इन सेंटर। जॉन इन सेंटर, ओके जी। वहाँ पोस्ट डॉक तो होता ही है। हाँ, प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, तो उसमें भी बच्चे जो हैं एमएससी करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उन सब जगहों पे अप्लाई करने के पहले आपको थोड़ा सा कम से कम रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लैब में कुछ काम किए रहें। तो जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, अगर वो एमएससी के साथ साथ कहीं लैब ज्वाइन कर लें बीएचयू में या फिर आसपास किसी भी इंस्टीट्यूट में, गर्मी की छुट्टी में ज्वाइन कर लें 1-2 महीने के लिए, मैं श्योर हूँ कि अगर वो बीएचयू पहुंचेंगे, किसी प्रोफेसर से बात करेंगे, वो ले लेंगे। 2-3 से बात करेंगे तो कोई ना कोई रेडी हो जाएगा। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस ले लें तो वो काफी मदद करेगी उनको पीएचडी में सेलेक्ट होने में। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो फिर आप उसके बाद 2017 में वापस भारत आ गए और फिर जेएनयू आके आपने अपनी पीएचडी खत्म की। तो जेएनयू के संदर्भ में और कुछ आप बताना चाह रहे हो? जेएनयू में भी फिर से जैसे बीएचयू में हमारे हॉस्टल लाइफ हुआ करते थे, बीएचयू में तो जेएनयू में भी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा था। वहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था। तो बहुत, और पहली बार मैंने जो वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मंकट की बॉल होती है, मंकट की बॉल और पैड पहन के सारे मतलब प्रोटेक्शन के साथ
वो हाँ, हेलमेट वगैरह लगा के वो वाला क्रिकेट खेलने का मौका मिला और उसका गजब का एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा बैडमिंटन वहाँ पे मैं बहुत खेला करता था। हम लोग रात भर बैडमिंटन कभी कभी खेलते थे। वहाँ पे कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, लोगों को सुनने का मौका मिलता था। इंडियंस लीडर है वो वहाँ पे आते थे, शशि थरूर हो गए या फिर ऐसे पर्सनालिटीज लोगों को सुनने का मौका मिलता था मुझे। तो वहाँ पे और भी एक्सपोजर मिला, मुझे चीज़ों को करीब से जानने का मौका मिला। डिपार्टमेंट में भी बहुत से टॉक्स ऑर्गेनाइज होते रहते होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते होंगे। जी वहाँ पे ये जेएनयू में कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए जहाँ मैंने भाग लिया, मैंने अपना वर्क प्रेजेंट किया। तो फिर जेएनयू का सफर खत्म हुआ और फिर उसके बाद आप आज जहाँ बैठे हुए हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी भी प्रोफेसर रोवाल्ड हॉफमैन अभी भी वहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इत्तेफाक से मेरे ही एक क्लासमेट उनके साथ पीएचडी भी किए हैं। और तो और वो हमारे साथ के 4 जो जने थे, स्टूडेंट्स थे, उनको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पीएचडी पोजीशन ऑफर हुई थी। उसका एक कारण ये था कि उनके जो 2 सीनियर बच्चे गए थे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, वो बहुत अच्छा किए और उसके हिसाब से उन्होंने ओपिनियन बना लिया था कि आईआईटी बम्बई के जो बच्चे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो ये लोग इंटीग्रेटेड एमएससी के स्टूडेंट थे और इनको लिया गया। और एक मुझे और किस्सा याद आता है कि जब मैं इन लोग से बात किया करता था तो वो बताते थे कि हमारे जो मकान मालिक हैं वो अक्सर हमसे पूछा करते थे, हम चारों से, कि तुम लोग इंडिया से आए हो तो किसी इंडियन लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करते हो। तो इत्तेफाक से एक ऐसा था, तो उन्होंने उत्तर ये दिया, उन्होंने कहा कि हम में से एक जने कलकत्ता का है, एक दिल्ली का है, एक बेंगलोर का है और एक जो है त्रिवेंद्रम का है, तो कोई एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश को छोड़ के कि हम आपस में बात कर पाए। तो कॉर्नेल के काफी वो मैं किससे सुना करता था, नियाग्रा फॉल्स बहुत ही करीब है, और क्योंकि आपको अभी बहुत कम समय हुआ है वहां पहुंचे हुए, मुझे नहीं जानकारी कि आपका उधर जाना हुआ कि नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ सर। मैं वही कह रहा, एक तो आपको आने में भी काफी दिक्कतें हुई होंगी क्योंकि फ्लाइट्स वैसे ही बहुत कम चल रही हैं, और फिर मुझे लगता है उसके बाद आपको क्वारंटाइन। जी कैसी रही यात्रा और क्या इस बारे में बताना चाहेंगे? जी, तो यात्रा मेरी ऐसा कुछ टफ कंडीशन नहीं आया। तो मुझे जैसे ही वीज़ा मिला और मैं 2-3 दिन बाद ही अपनी फ्लाइट बुक किया। 15 आवर की जर्नी थी नई दिल्ली से नेवार्क एक स्टेट एक एयरपोर्ट है जर्सी में, तो नेवार्क में आया। वो न्यूयॉर्क के पास में ही है। वहाँ से 4-5 घंटे का ड्राइव करके वहाँ पे एक कैब, भाई साहब मुझे पहले ही से बात हो गई थी, इंडिया में था तभी, वो पाकिस्तान से हैं और बहुत ही हेल्पिंग थे। मुझे उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप किया 4-5 घंटे में। और क्वारंटाइन के सिलसिले में बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग रूल था क्वारंटाइन के लिए। तो न्यूयॉर्क, चूंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो न्यूयॉर्क स्टेट का ये रूल था कि आप इंडिया से आने के 72 आवर्स पहले कोविड की टेस्टिंग करा लीजिए इंडिया में। अच्छा। और न्यूयॉर्क आने के चौथे दिन पे, 4th डे, एक टेस्ट करा लीजिए। यदि दोनों टेस्ट नेगेटिव निकलते हैं तो आपका क्वारंटाइन खत्म। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं करा के आते हैं तो फिर आपको 14 दिन का रहना होगा। अच्छा। तो मैं टेस्ट करा के आया था, तो मुझे 4 दिन में मेरी क्वारंटाइन खत्म हो गई और फिर 5वें दिन लैब ज्वाइन कर लिया अपना। बहुत अच्छा। तो आप जनवरी में आए, मतलब अभी महीना भर ही करीब हो रहा है आपको वहाँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पहुँचे हुए, और आपने कुछ फोटो भी भेजी, और उसके अलावा मैं अभी खबरें भी देख रहा था कि चाहे वो मोंटेना हो या इधर आपके न्यूयॉर्क की तरफ हो, कॉर्नेल में हो, बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, बहुत ठंडक हो रही होगी। बहुत बर्फ है। अभी आपको दिखाता हूँ सर।
क्या दिखा सकता हूँ जो भी। बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए, ये बालकनी है मेरी। वाह। बालकनी में इतना बर्फ पड़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा है तो। ये माहौल है यहाँ पे फिलहाल। ये हम्म, बाहर पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो कैसे लैब जाना होता है, कि किस तरह की पोशाक आप पहनते हैं, किस तरह से जाते हैं? पोशाक वही, जैसे भारत में ठंडी में हम लोग, एक शर्ट हो गया, एक ऊपर से जैकेट हो गई। जैकेट थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेना पड़ता है क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, तो स्वेटर से काम चलता नहीं है, जैकेट लेना ही पड़ता है। जैकेट जिसमें, और आपको टोपी लगा, कान और नाक बंद करना होता है, नहीं तो बहुत ठंडा हो जाता है। 5 मिनट में ही कान एकदम लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही घर बाहर निकलता हूँ, बस स्टैंड है, और यहाँ पे बस की टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। मैक्सिमम 1 या 2 मिनट डिले या अर्ली हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मतलब इतना एक्यूरेट है। और एक एप्लीकेशन है जिससे आप बस को ट्रैक कर सकते हैं, बस कहाँ पे है अभी। तो मेरी टाइमिंग जब होती है उसके 5 मिनट पहले मैं बस स्टैंड पे पहुंचता हूँ। हर 1 घंटे में बस है, तो वो बस लेके मैं 15 मिनट्स के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता हूँ। अच्छा। अगर वॉक करके जाऊंगा तो मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जनरली मैं बस ही लेता हूँ क्योंकि ट्रैवल करना संभव है। अभी इस मौसम में संभव नहीं, क्योंकि बर्फ पड़ी रहती है और फिसलने का बहुत डर होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिसलने से, मतलब गिरने से बचा। बाकी लोग पहले ही से बता देते हैं कि देखो यहाँ पे लोग बहुत गिरते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो बहुत केयरफुल रहना। इसलिए थोड़ा सा बर्फ पे चलने से बचना पड़ता है। एक्चुअली ये वाली स्नो से प्रॉब्लम नहीं है, जब ये स्नो बर्फ बन जाती है तब फिसलन होती है। इसमें तो पैर धंस जाते हैं अभी जो है। जी। तो जो सफर यूपी कॉलेज से आपका चालू हुआ और अभी आप आज उसके एक अगली पायदान पर आप खड़े हुए हैं, कॉर्नर में आप आज हैं, और अभी ये सफर और चलना है। मैं समझता हूँ कि आप 2-3 साल अभी अपना पोस्ट डॉक करना चाहेंगे, और उसके बाद फिर आप देश के अंदर या फिर वहीं पर ही अपना कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। और क्योंकि चलते चलते मैं ये आपसे कहूँगा कि अपने बीएससी के जो बच्चे इस समय हैं यूपी कॉलेज में या एमएससी में भी जो बीएचयू में हो, क्या आप सलाह देंगे, कैसे वो किन रास्तों को वो लें जिनसे कि जिन ऊंचाइयों को आप छू रहे हैं वहाँ तक वो पहुँच सकें? जी, तो जरूर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फील की हैं वहाँ पे। तो हम लोग के टाइम पे तो मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, अब इंटरनेट सबके पास है। ये बहुत, इसका सब लोग बहुत यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि कहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कब फॉर्म आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। हमें तो जाना पड़ता था दुकान पे देखने के लिए कोई फॉर्म आया है कि नहीं, कब आ रहा है, लेकिन अब आप ये बैठे बैठे कहीं से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है अब। और सबसे जो चेंज कोई चीज़ लाई मेरे लाइफ में, सेकेंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न तक आने में, वो बुक्स पढ़ना। बुक्स को आप जितनी पढ़ेंगे, खास तौर से जब आप यूपी बोर्ड से आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आती है, और आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। शुरू फर्स्ट ईयर में दिक्कतें होंगी, लेकिन वो दिक्कतें हमेशा कम होती जाएंगी, हमेशा कम होती जाएंगी जितनी आप प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़िए। मुझे अभी भी याद है, आप भी एक फिनार की किताब बताते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। मैं यूपी कॉलेज की लाइब्रेरी से निकाला था, वो बहुत पुरानी किताब मिली थी मुझे, लेकिन मैं भी उसको पढ़ता था। तो बुक्स पढ़ने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है अपने इंग्लिश को सुधारने में। और जब आप इंग्लिश सुधारेंगे तो चीज़ों को समझने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो साइंस है वो इंग्लिश में ही है, और अच्छी अच्छी बुक्स इंग्लिश में ही है। तो जब तक आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप बुक्स नहीं समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं। तो बुक्स को पढ़ने की आदत डालिए, और टच में रहिए जो भी सीनियर्स हैं, जैसे हम लोग हैं। कोई भी छोटा सा कोई भी सिली क्वेश्चन हो, आप बेहिचक पूछिए,
ये मत सोचिए मैं यूएस में हूँ, मैं बस वही बनारस का ही हूँ। एकदम क्वेश्चन बस डाल दीजिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी सहायता कर सकें। उसके अलावा अप्लाई करते रहिए। जो सभी लोग एक टाइप के होते, बस इच्छा शक्ति की कमी होती है। इच्छा रखिए अपने अंदर कि मुझे भी कुछ करना है, और आप कर सकते हैं आराम से। आपको बस प्लेटफॉर्म चाहिए। आप अगर किसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं, फिर जर्नी अपने आप चलती जाएगी। बस एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की जरूरत है, और उस प्लेटफॉर्म को तलाशिए आप कैसे पहुंचना है वहां तक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी चीज होती है। आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं और फिर अगली छलांग आपकी किस प्लेटफॉर्म पर जा रही है। और वो प्लेटफॉर्म अगर ऐसा है जहाँ की लोग उसे जानते हों, जैसे कि आपके लिए पहला प्लेटफॉर्म यूपी कॉलेज था, उसका अगला प्लेटफॉर्म बीएचयू था, जिसको कि भारत में सब लोग जानते हैं, देश के बाहर भी जानते हैं, साइंटिफिकली भी। लेकिन उससे भी ऊंची उड़ान या उससे अगली अच्छी छलांग उस प्लेटफॉर्म पे लिए आपने जेएनयू की, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसकी अपनी एक अलग सोच है, और साइंस के मामले में भी उनकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है। और फिर आज आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जिसके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए कम होगा। मैं उसे किस तरह से बोलूं, क्योंकि मैं अगर से टॉप 10 यूनिवर्सिटी कहूँ, टॉप 5 में कहूँ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी उसमें नजर आएगी। साइंस में वो अपना एक बहुत बड़ा नाम है। आप इसी तरह खूब आगे बढ़ते जाइए, अच्छा करते जाइए। हम सब की तरफ से, हम सारे कॉलेज परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। और मैं समझता हूँ कि काम ऐसे ही आपका चलता रहे। फिर हम लोग आपसे फिर बात करेंगे, आपका जो काम चल रहा है, जिससे कि जो बच्चे बॉटनी बैकग्राउंड से या जूलॉजी बैकग्राउंड से, खासकर बायोलॉजिकल साइंसेज बैकग्राउंड से जो हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम कभी आपसे आग्रह करेंगे कि उस संदर्भ में कुछ बातें हम लोग को और बताएं। वेद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग के लिए समय निकाले और हमारे बच्चों के लिए बहुत चीज़ें बताए। तो इसी के साथ हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हम लोग फिर से मिलेंगे।